प्रवीण स्मंदन, बीपीएससी के प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा क्या है, न्यायिक समीक्षा का इतिहास क्या है और भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से प्रदान की गई है। न्यायिक समीक्षा की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वे कंडीशंस क्या होती हैं, और इसके साथ ही संविधान में न्यायिक समीक्षा के लक्षण क्या है और न्यायिक समीक्षा के विकास के विभिन्न चरण क्या है। ये इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। तो इसके शुरू से लेकर अंत तक जितने भी डायमेंशंस हैं, वे डायमेंशंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। बीपीएससी के भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो बीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आपको जुडिशियल रिव्यू का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप पढ़ने जा रहे हैं जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में आप इंडियन पॉलिटी में जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में न्यायिक समीक्षा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बच्चों जो न्यायिक समीक्षा है, इस न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को आपको समझना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा का जो इतिहास है, इतिहास को समझना पड़ेगा। और न्यायिक समीक्षा के इतिहास के अलावा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की शर्तें क्या है, न्यायिक समीक्षा की शर्तें क्या है, भारत में संविधान में प्रावधान कौन कौन से हैं और न्यायिक समीक्षा के विकास के जो विभिन्न चरण है बच्चों, उन चरणों को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले न्यायिक समीक्षा को समझते हैं। दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिकाओं को कानून की व्याख्या करने की शक्ति हमेशा दी जाती है। पावर टू इंटरप्रेट लॉज, ये सभी देशों के संविधानों में, आधुनिक संविधानों में मौजूद है। लेकिन कुछ देशों के संविधानों में केवल कानून को इंटरप्रेट करने का ही पावर नहीं दिया जाता, कानून को रिव्यू करने का भी पावर दिया जाता। तो सबसे पहले बच्चों तो यह है कि जब आप न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को समझना चाहते हैं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, जो न्यायिक व्याख्या की जो शक्तियां होती हैं, न्यायिक व्याख्या की शक्तियों से भिन्न एवं व्यापक है। न्यायपालिका के पास एक प्रकार की शक्ति होती है जिसमें वो कानून की व्याख्या करती है, और कानून की व्याख्या करने की जो शक्ति होती है, वह शक्ति अगर कानून के उद्देश्य को लेकर कोई अस्पष्टता है तो उस अस्पष्टता को ठीक करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए होती है, जिसको कहते हैं पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर हम शक्तियों की बात करें तो दो प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं। एक पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या है, इसमें जो लेजिस्लेटिव जो इंटेंशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव जो इंटेंशंस होते हैं, इन लेजिस्लेटिव इंटेंशंस को क्लियर किया जाता है। जो विधायी प्रयोजन होता है, मंतव्य होता है, उस विधायी मंतव्य को स्पष्ट किया जाता है। लेकिन एक होती है पावर ऑफ रिव्यू, एक होती है समीक्षा की शक्ति। जो समीक्षा की शक्ति होती है, चाहे किसी कानून की हो, संशोधन की हो या कार्यपालिका की कार्रवाई की हो, उसमें हम किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जो वैलिडिटी होती है उसको देखते हैं। यहां पर कि हम इसमें संवैधानिक या कानूनी जो वैधता होती है, इस संवैधानिक या कानूनी वैधता को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों ये ध्यान देना जरूरी है कि जो पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये इंग्लैंड के संविधान में मौजूद रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के संविधान में केवल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ही नहीं है जुडिशरी के पास।
जुडिशरी के पास किसी भी लॉ की, किसी भी एक्ट की, उसकी वैलिडिटी की भी क्या पावर है, वो उसमें देखा जा सकता है कि लीगल वैलिडिटी है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है। इसका मतलब कि भारत और अमेरिका जो है ये क्या है, अपने देश में संविधान के तहत न्यायपालिका को समीक्षा की शक्तियां भी देते हैं। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट शक्ति है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो विवादों का समाधान करती है, कानून की व्याख्या करती है। जिस देश में संसद को, विधायिका को सर्वोच्च माना जाएगा, वहां न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का विकास नहीं हो पाएगा। और इंग्लैंड में इसी प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्तियां इंग्लैंड जैसे देशों में, जहां संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है, वहां पर विकसित नहीं हो पाई है। ये बात ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड जैसे देशों में न्यायिक व्याख्या की शक्तियां हैं। न्यायिक व्याख्या में विधायी मंतव्य को स्पष्ट किया जाता है, केवल किसी कानून के वैधता की जांच, उसके औचित्य की जांच, कि वो कानून ठीक है कि नहीं है, इसकी जांच नहीं न्यायपालिका करती है। इंग्लैंड जैसे देशों में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाए जाने की वजह से न्यायिक निर्णय कभी भी संसदीय विधानों से ऊपर नहीं जा सकते थे। बात समझने की जरूरत है। अगर कोई देश ये कहता है कि उसके देश में संसद सर्वोच्च है, इसका मतलब संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को मानता है, और जो संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को मानेगा उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्तियां या न्यायिक विधानों को ऊपर रखने की शक्तियां नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हालांकि इंग्लैंड में भारत और अमेरिका की तरह 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट नए तरीके से बनाया गया, लेकिन फिर भी जिन देशों में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपना लिया जाता है, वहां पर न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कहता है कि संसद हमेशा ऊपर रहेगी, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। पहले आप कंपैरेटिव आंसर लिखेंगे तभी अच्छा उत्तर मिलेगा। मतलब यू मस्ट keep in mind that there are two types of power, that is power of interpretation and power of review. If we compare two political systems in respect of judicial review, we will find that in England there is only power of interpretation. In political system of England there is no scope of judicial review. Judicial review का कोई स्कोप नहीं, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ना। आप न्यायपालिका को ये पावर नहीं दे सकते जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि न्यायिक व्याख्या की शक्तियां एक होती हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का पावर होता है और एक जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। भारत और अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का पावर है, भारत और अमेरिका में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के पावर से ज्यादा पावर न्यायपालिका को है। और उसके पीछे एक सिस्टम की चीज भी है। भारत का संविधान सरकार के किसी भी अंग को ज्यादा शक्तियां देने की बात नहीं करता। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत का संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। तो ये बात यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक तो आपने ये सीखा कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायिक व्याख्या की अवधारणा से भिन्न है। ठीक है, और इंग्लैंड में न्यायिक व्याख्या की अवधारणा है संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाए जाने की वजह से। भारत और अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है। ये बात आपने सीख लिया। अब एक दूसरी बात को समझते हैं। न्यायिक समीक्षा में हम समीक्षा करते क्या है? क्या हम केवल कानून की समीक्षा करते हैं, या हम कार्यपालिका की कार्यवाहियों की समीक्षा करते हैं और संविधान के संशोधनों की भी समीक्षा करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि जब हम लोग न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू जो है भारत जैसे देशों में उच्चतम और उच्च न्यायालयों के द्वारा कार्यपालिका की कार्यवाही की समीक्षा भी है। यह कार्यपालिका की कार्यवाही की समीक्षा भी है। ठीक है, इसके साथ ही ये कानून की भी समीक्षा है, कानून की समीक्षा भी है। और कार्यपालिका और कानून की समीक्षा के साथ साथ ये संविधान संशोधनों की भी समीक्षा है। उदाहरणों से बात समझ में आएगी। मान लीजिए कि कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी होने के बाद कश्मीर में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, यहां पर ये कार्यपालिका की कार्यवाही कोई कानून नहीं है, ध्यान देना। और कश्मीर में इंटरनेट पर बैन लगाए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। कश्मीर टाइम्स की पत्रकार अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का जो वाद था, इसमें क्या किया गया? इसमें मुद्दा उठाया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें इंटरनेट भी शामिल है, इंटरनेट को एक्सेस करना भी शामिल है। और इसलिए कश्मीर में इंटरनेट बैन मूल अधिकारों का हनन है। और बहुत दिलचस्प बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन के केस में यह कहा कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड पर्टिकुलरली आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडेड। तो ये जो है, ये क्या हुआ? ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन का रिव्यू है, ये किसी कानून का रिव्यू नहीं है, ध्यान देना। इसी तरह से एक डॉक्टर थे कफील खान को ये एक मेडिकल कॉलेज का गोरखपुर के, उसमें लेक्चरर थे।
उनको क्या है, कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, 2019 की बात है, और उनको बंद कर दिया गया। तो डॉक्टर कफील खान को जब हिरासत में रखा गया तो उनके घर वालों ने हैबियस कॉर्पस की रिट दायर की। यहां पर किसी की गिरफ्तारी को लेकर अगर अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग की जाती है तो यहां भी न्यायिक समीक्षा की मांग है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा की मांग कार्यपालिका की कार्यवाहियों के संदर्भ में है। ध्यान देना, ये कार्यपालिका की कार्यवाही के संदर्भ में है। तो न्यायिक समीक्षा का एक पहलू होता है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उन एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू करना। अब इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से अनाज को सरकारें वितरित कर रही है, नहीं कर रही, इसकी समीक्षा हो सकती है। इसमें जो वैक्सीन लगाने का काम है वो अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा हो सकती है। तो यहां पर बच्चों कार्यपालिका की कार्रवाई की समीक्षा भी न्यायिक समीक्षा का पार्ट है। दूसरी बात, न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा कानून की समीक्षा है। जैसे कि लिली थॉमस के केस में हम लोग यहां पर उदाहरण लें कि लिली थॉमस का एक केस था जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर आया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि अगर कोई सांसद या विधायक अयोग्य, अगर उसको कोई सजा होती है तो उसकी अयोग्यता तुरंत प्रारंभ हो जाएगी, अपील करने का समय नहीं मिलेगा। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की समीक्षा की इसमें कोर्ट ने और उसको संवैधानिक घोषित कर दिया। तो लिली थॉमस वाद जो है 2013, ये किसकी समीक्षा करता है? ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की एक धारा 8(3) है, उसकी समीक्षा करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8(3) की समीक्षा करता है, उसको शून्य घोषित कर देता है। ये कानून की समीक्षा है, और ये पूरे कानून की नहीं, कानून की एक धारा की समीक्षा है। इसी तरह से बच्चों 2015 में आप देखिए श्रेया सिंघल का केस आया। श्रेया सिंघल के केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की समीक्षा कर दी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की समीक्षा क्या कर दी गई? और जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो समीक्षा की गई, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की समीक्षा 1966 के धारा 66(a) की गई और उसको शून्य घोषित कर दिया गया। ये दूसरा उदाहरण है कि किस तरह से न्यायिक समीक्षा क्या होती है। ये दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया। तीसरी बात यहां पर यह है कि अगर हम लोग हाल फिलहाल के निर्णयों को देखें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया गया था। मतलब एडल्ट्री मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो शादीशुदा होने के बाद भी, विवाहित होने के बाद भी संबंध रखना। तो जोसेफ साइन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अवैध घोषित कर दिया। यहां पर नेक्स्ट जोसेफ साइन वाद 2017, इसमें क्या किया गया? इसमें बच्चों जो है एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया और इसमें आईपीसी की धारा सेक्शन 497 को क्या किया गया? यहां पर 497 को इसमें आधार बनाया गया। यहां पर एक धारा की समीक्षा हो गई। नवतेज सिंह जौहर वाद 2018 में समलैंगिकता से संबंधित जो धारा थी 377 भारतीय दंड संहिता की, उसकी समीक्षा करके उसको शून्य घोषित कर दिया गया। यहां पर नेक्स्ट जो है नवतेज सिंह जौहर वाद, इसमें आईपीसी सेक्शन 377 जो समलैंगिकता को कानूनी अपराध घोषित करता था, इसको शून्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, यह है कानून की समीक्षा। कानून की समीक्षा। इसके साथ ही बच्चों 99वां संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को शून्य घोषित कर दिया गया। जो 124(a) एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा था, उसको कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की। इस तरह से आप देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा कार्यपालिका की कार्यवाहियों की समीक्षा है, ये कार्यपालिका की कार्यवाही की समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा कानून की समीक्षा है। और लिली थॉमस, श्रेया सिंघल, जोसेफ साइन, इसके साथ ही नवतेज सिंह जौहर, ऐसे केसेस में ये समीक्षा की गई। और न्यायिक समीक्षा मेरे प्यारे बच्चों संविधान संशोधनों की समीक्षा है। ये न्यायिक समीक्षा का काम किसके द्वारा किया जाता है? ये न्यायिक समीक्षा का कार्य जो है ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अनीता, शिल्पा, कृष्णनंदन, प्रवीण, अभिषेक, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ये बात क्लियर है बच्चों? न्यायिक समीक्षा क्लियर हुआ? अब आप डिफाइन कर ले जाएंगे, उदाहरण दे ले जाएंगे। आप लिखेंगे कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के द्वारा कार्यपालिका की कार्यवाहियों, कानूनों और संविधान संशोधनों की वैधता और संवैधानिकता की जांच करना है और उनकी वैधता और संवैधानिकता के नहीं पाए जाने पर उनको शून्य घोषित करना है। ठीक है बच्चों, ये है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। ये है जो जुडिशियल रिव्यू है, उस जुडिशियल रिव्यू की क्या है अवधारणा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कर लिया आपने? नवतेज सिंह जौहर वाद है, ये 2018 का है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर आते हैं। अब लोगों ने एक और डायमेंशन लिया कि भाई ये तो मैंने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आपको बताई,
और इस अवधारणा में मैंने दो चीजें बताई, एक तो यह है कि जो न्यायिक व्याख्या की शक्ति होती है उससे ज्यादा व्यापक शक्ति है, और दूसरी बात ये बताई कि इसमें कार्यवाही, कानून और संशोधन, इन तीनों की क्या होती है, समीक्षा होती है। ठीक है, जोसेफ शाहीनवाद को एक बार फिर से समझाते प्रवीण का कहना है। तो जोसेफ शाहीनवाद में क्या था प्रवीण, कि अगर पुरुष जो है, अगर यहां पर आप देखिए कि मान लीजिए कि पति और पत्नी के उदाहरण से इस बात को समझें, पुरुष जो पति है और स्त्री जो पत्नी है, हालांकि इस पर भी अब बहस हो रही है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो होना जरूरी है, सेम सेक्स मैरिज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल के बीच में ही विवाह हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहस कर रहा है। तो अगर यहाँ पर स्त्री जो है उसके विवाहेतर संबंध है, तो इस विवाहेतर संबंध को एडल्ट्री कहेंगे, कानून की भाषा में इसको क्या कहेंगे, एडल्ट्री कहेंगे, तो उसको सजा मिलती थी। लेकिन पुरुष के संदर्भ में इस प्रकार की समान धारणा नहीं थी। तो जोसेफ शाइन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपीसी की ये धारा थी जोसेफ शाइन केस में, उसमें आईपीसी के सेक्शन 477 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो अगर एक ही तरह का ऑफेंस हो रहा है, एक ही तरह का अगर मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उसमें सजा भी बराबर मिलनी चाहिए। ये जोसेफ शाइन का केस था जिसमें एडल्ट्री को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। लिली थॉमस केस, श्रेया सिंघल केस, जोसेफ शाइनवाद जो एडल्ट्री पर था, जो जार कर्म पर था, व्यभिचार पर हम कह सकते हैं, व्यभिचार पर था, और नवतेज सिंह जोहरवाद जो समलैंगिकता पर था, जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। इन सभी कानूनों से संबंधित धाराओं की सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की और समीक्षा करके उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि भारत में किस प्रकार से न्यायिक समीक्षा क्या होती है। ठीक है, अब इसके साथ ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, और ये नेक्स्ट लेवल क्या है भाई, कि न्यायिक जो समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। तो न्यायिक समीक्षा का इतिहास जो है वो अमेरिका से शुरू होता है। अमेरिका में तकरीबन 200 साल पुराना है, और 1803 में अमेरिका में एक केस आया था। इस केस का नाम है मार्बरी बनाम मेडिसिन केस। मार्बरी बनाम मेडिसिन केस। ये जो मार्बरी बनाम मेडिसिन केस है, इस केस में पहली बार न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां थी उनका विकास हुआ, और आरक्षण के केस में सबसे पहले, यहां पर आरक्षण के केस में ये सबसे पहले क्या है, प्रयोग किया गया। भारत में, स्वतंत्र भारत में आरक्षण का जो पहला केस था, उस केस में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग किया गया। यहां पर स्वतंत्रता के बाद जो है बच्चों, जो स्वतंत्रता के बाद है, एक और थोड़ा सा यहां पर बच्चों में स्प्रिंट हो रहा है, जस्ट मिनट बच्चों, ये 497 सेक्शन 497 है, 77 नहीं है भाई, 77 मैंने अगले पेज पर लिख दिया है, ये नहीं, ये 497 है, करेक्ट है आप, अवश्य बिल्कुल ठीक है, आप 497 है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों कि भारत में, स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा केस था जिसमें आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें आरक्षण का मुद्दा जो है, तमिलनाडु का एक केस था जिसमें जाति आधारित जो आरक्षण है उस आरक्षण पर सवाल क्या खड़े किए गए थे। ये कहा जाता है कि यह भारत में न्यायिक समीक्षा का पहला मामला था। उसके बाद शंकरी प्रसाद के मामले में भी न्यायिक समीक्षा की बात की गई, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। आप जानते होंगे कि संशोधन को लेकर बहुत से सवाल क्या उठे, लेकिन संविधान संशोधन को लेकर जो क्वेश्चन उठे बच्चों, उन क्वेश्चंस में इस बात पर पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन की जो शक्तियां थी उन शक्तियों पर न्यायिक समीक्षा क्या है, नहीं किया गया। तो ये है बच्चों, यहाँ पर जो मामला है वो मामला ये है कि चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य का, मद्रास राज्य 1951 का ये मामला जो था, ये स्वतंत्र भारत में आरक्षण का पहला मुकदमा था, आरक्षण का पहला विवाद था, इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब एक और पहलू है कि भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का क्या प्रावधान है। दरअसल न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के जो तत्व होते हैं उनकी मौजूदगी है। यहां पर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, तो पहली बात तो यह है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं आया है, कहने का मतलब यह है। लेकिन भारत के संविधान में, संविधान के आधारभूत तत्वों व सिद्धांतों में न्यायिक समीक्षा
शामिल है। ठीक है, संविधान से संदर्भित जो चीजें हैं वो आप बता देंगे। ये दोनों डायमेंशन क्या है आपको बताने हैं। नेक्स्ट पेज पर चलो बच्चों में, क्लियर है ये। ठीक है, आरती गुड मॉर्निंग, आधे घंटे लेट हैं आप। ठीक है, मतलब मेंशन नहीं है सिद्धांत, लेकिन अलग से नहीं बताया गया, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, न्यायिक समीक्षा की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। पहला, न्यायिक समीक्षा की एक शर्त है लिखित तथा सुनिश्चित संविधान होना, एक शर्त है। दूसरा, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण होना, अधिकारों का वितरण होना। तीसरा, संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान होना, संविधान है उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान होना, ये न्यायिक समीक्षा की शर्त है। देखो, जब लिखित संविधान होगा तभी संवैधानिक वैधता की बात उठेगी। ये संविधान में जो कही गई बातें हैं उनसे सुसंगत है या असंगत है, इसे लिखित संविधान होना जरूरी है। इसके साथ ही जब आप मूल अधिकार संविधान में शामिल कर लेंगे तो कोर्ट को देखना पड़ेगा कि कहीं किसी कानून के बनाए जाने से, कार्यपालिका की किसी कार्रवाई से या संविधान के संशोधन से उस मूल अधिकार का हनन तो नहीं हुआ है। इसका मतलब कि संविधान में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है बच्चों, उस प्रावधान से ही जुड़ा हुआ है। और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण होने से ही ये देखने की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का वितरण उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण ले देखिए कि परसों पटना उच्च न्यायालय ने, उदाहरण लीजिए, पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। जाति आधारित जो जनगणना थी, जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जनगणना करवाना संघ सूची का विषय है, शक्तियों के विभाजन के अनुरूप नहीं है, संघ सूची का विषय है, ये बात कही गई। ये न्यायिक समीक्षा है, कार्यपालिका की कार्रवाई की समीक्षा है। अब यहां पर इस रिसेंट उदाहरण को आप जोड़ सकते हैं। क्या है ये रिसेंट उदाहरण? कैसे जोड़ सकते हैं कि जैसे जाति आधारित, बिहार में जाति आधारित जो जनगणना है उस पर रोक, ये कार्यपालिका की, बिहार सरकार का निर्णय था। सरकार कार्यपालिका है और ये कार्यपालिका की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा करने के लिए संविधान में शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें जनगणना से संबंधित कार्य जो हैं वो कार्य संघ के हैं। इसी तरह से केरल ने कहा कि हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को नहीं लागू करेंगे, तो यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई नागरिकता संबंधी प्रावधानों की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां तो संघ को है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, न्यायिक समीक्षा होने के लिए ये तीन कंडीशन होना जरूरी है। और यहीं से आप न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को समझ सकते हैं कि जैसे ही आप न्यायिक समीक्षा की शर्तें पकड़ेंगे वैसे ही आप जो न्यायिक समीक्षा की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को आप समझ सकते हैं। न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता क्या है भाई? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना पहली आवश्यकता। पहली आवश्यकता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना। दूसरी बात यहां पर यह, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन को बनाए रखना और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यह है दो पॉइंट, दो डायमेंशन कि न्यायिक समीक्षा के की शर्तें क्या है और न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। तो जब आप संविधान की सर्वोच्चता को मानते हैं, केंद्र राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं, तो न्यायिक समीक्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नोट कर लीजिए बच्चों, न्यायिक समीक्षा की जो आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके साथ ही भारतीय संविधान में
न्यायिक समीक्षा के लक्षण क्या हैं? अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक समीक्षा। तो यहां पर क्या है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर न्यायिक समीक्षा होगी। मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा। यहां पर कानून को देखा जाएगा और यहां 32 में किसी भी कार्रवाई को देखा जाएगा। ठीक है। यहां पर ऐसा राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे, सीमित करे और जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यहां पर क्या है? मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर होगा। ठीक है। अब इसके साथ ही क्या है कि अनुच्छेद 4 अनुच्छेद तो हो गए, फिर इसके साथ ही अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132 जो है वो क्या करता है भाई? अनुच्छेद 132 को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों की उच्चतम न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो यहां पर क्या है? उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा का आधार क्या इसमें दिया जाता है। फिर इसके साथ ही बच्चों उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। फिर इसी तरह से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 254, ठीक है। 254 में केंद्र और राज्यों के बीच में कानूनों की असंगति अगर होती है समवर्ती सूची को लेकर तो से जुड़ी बात है। फिर इसी तरह से संविधान संशोधन की शक्तियां, ये भारत में न्यायिक समीक्षा के प्रावधान हैं जिनके आधार पर जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है। पहले 3 प्रावधान जो हैं या पहले जो 4 हैं ये मूल अधिकार के आधार पर, ये जो अधिकार हैं ये संघात्मक आधार पर है। यह अधिकार न्यायिक एवं कार्यपालिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए है और ये संविधान आधार, यह है न्यायिक समीक्षा के लक्षण। इनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? आगे बढ़ो बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, भारत में न्यायिक समीक्षा के
विकास के विभिन्न चरण, यहीं पर बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया इसी पॉइंट पर। भारत में न्यायिक समीक्षा के विकास का जो विभिन्न चरण है, इसको 4 चरणों में बांटा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के विकास का जो पहला चरण है, ये 1950 से लेकर ये 1966 तक का चरण है। जो दूसरा चरण है वो 1967 से लेकर 1973 तक का चरण है, ठीक है, या इसको 72 करें। जो तीसरा चरण है वह 1973 से लेकर 79 तक का चरण है, और जो चौथा चरण है वो 1980 से लेकर अब तक है, ठीक है। ये जो चरण था, इस चरण में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का समुचित विकास नहीं हो पाया। दरअसल इस चरण में न्यायपालिका संसद के द्वारा किए गए संशोधनों को मान लेती थी और अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रथम संविधान संशोधन करके नवी अनुसूची को जोड़ा जाना। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा जाना, और न्यायपालिका ने इसको ऐसे कर लिया कि नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। दरअसल शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जो वाद थे, वो वाद वाला दौर यही था जब न्यायपालिका ने संसद के संविधान संशोधन करने की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा नहीं की। उसने मान लिया कि संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्तियां हैं। तो यहां पर बच्चों इसके संदर्भ में हम लोग एक और उदाहरण दे सकते हैं। एक है शंकरी प्रसाद का वाद, शंकरी प्रसाद वाद, और दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद, सज्जन सिंह वाद। शंकरी प्रसाद वाद 1951 का था और ये 1965 का था। इन दोनों वादों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन की 368 में जो शक्तियां दी गई हैं, उनकी एक तरह से न्यायिक समीक्षा नहीं की। इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि 1950 से लेकर 1966 तक का जो चरण था, उसमें सही मायने में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का जो विकास है, वो विकास नहीं हो पाया। और इसीलिए बीपीएससी ये सवाल पूछती है, बीपीएससी के द्वारा बच्चों पॉलिटी में सवाल पूछा गया कि ये हाल का विकास है, मतलब जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां दरअसल क्या है, हाल का डेवलपमेंट है। तो इसलिए यहां पर इसी आधार पर बात करेंगे कि हम 3 उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 जिसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, न्यायपालिका उन कानूनों की जांच नहीं कर सकती थी। फिर इसी तरह से अनुच्छेद 368 को लेकर 2 केस आए, एक शंकरी प्रसाद का, दूसरा सज्जन सिंह का। दोनों केस में कहा गया कि अनुच्छेद 368 में जो संसद को शक्तियां दी गई हैं संविधान संशोधन करने की, उन शक्तियों में कोई सीमा नहीं, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं की गई। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विकास जो है सही मायने में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस से होता है। गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य का जो केस है 1967 से, यहां से क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस है, इस केस के संदर्भ में क्या होता है, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस है, इस केस के संदर्भ में पहली बार यह कहा गया, इसमें अनुच्छेद 368 संसद के संविधान संशोधन की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की गई। इसलिए इंडियन पॉलिटी के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि सही मायने में जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो 1967 से शुरू होता है, क्योंकि पहली बार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सर्टिव है अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर्स को यूज करने के संदर्भ में। तो ये दूसरे चरण से ही, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी चरण से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का विकास शुरू होता है, ठीक है। ये जो तीसरा चरण है बच्चों, इसमें ये विकास अपनी बहुत स्पष्ट रूप में आता है, और ये विकास है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद। इसमें न्यायिक समीक्षा करके आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, ठीक है। और उसके बाद इस सिद्धांत को फिर से मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के वाद में इसकी फिर से क्या की गई, पुष्टि की गई। इसकी जो पुष्टि है ये की गई। तो ये विकास के विभिन्न चरण हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सही मायने में शुरू में न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां थी, वो शक्तियों का विकास नहीं हो पाया, इस बात को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों?
ओके, अब बच्चों क्या है कि ये जो चौथा चरण था, तीसरा और चौथा चरण, इसमें न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत और दायरे का विस्तार किया गया। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का विस्तार किया गया। कैसे? देखो, कुछ बातें तो संविधान में उल्लिखित थी। न्यायिक समीक्षा के कुछ सिद्धांत जो हैं वो संविधान में मेंशन थे, उल्लिखित थी, और कुछ ऐसी चीजें थी जिसका विकास किया गया। ठीक है, कैसे? तो संविधान में भारत में किसी भी विधायी प्रक्रिया या कार्यपालिका के आदेश को कुछ आधारों पर चुनौती दी जा सकती थी। भारत में किसी भी लेजिस्लेटिव विधायी प्रक्रिया और कार्यपालिका के आदेश को कुछ आधारों पर चुनौती दिया जा सकता है, कुछ आधारों पर चुनौती दिया जा सकता है। अब यहां पर जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है? पहला, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का जो हनन है उसके आधार पर चुनौती क्या दिया जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहला, जो मैंने अभी आपको बताया कि 13 के तहत चुनौतियां दे सकते हैं, 21 के तहत, 14 के तहत दे सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, संविधान की व्याख्या के बारे में, संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का सारवान प्रश्न उपस्थित हो, विधि का जो सारवान प्रश्न है वह उपस्थित हो, निर्धारित प्राधिकार से। अब यहां पर क्या है, 132 की बात मैं कह रहा हूं, ये क्या है, 13 की बात, 14, 21, 32 इसकी बात है। इसका मतलब कि संविधान ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर इसी तरह से संविधान ये कहता है कि कानून की व्याख्या का सारवान प्रश्न उपस्थित है तो भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा का एक और आधार है, और वो आधार ये है कि कहीं कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया गया जो निर्धारित प्राधिकार से क्या है, बाहर है, जो निर्धारित प्राधिकार है उससे बाहर है और बंटवारे का उल्लंघन क्या नहीं करता है। तो 246 और 254 के तहत जो है, जो समीक्षा होती है उसी आधार पर होती है। तीसरा आधार है, संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है, संवैधानिक जो उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये फिर इसके साथ ही बच्चों, ये तो संविधान में मेंशन है ना, उल्लिखित मतलब इसको मेंशन किया गया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दिन है। तो जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दरअसल विकास है, इसलिए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया। पहले न्यायिक समीक्षा मूल अधिकारों के हनन के आधार पर हो सकती थी, संविधान की व्याख्या के बारे में विधि के सारवान प्रश्न के उपस्थित होने के आधार पर हो सकती थी, संविधान में बांटी गई शक्तियों के बंटवारे के उल्लंघन के आधार पर हो सकती थी, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करने के आधार पर 368 के तहत हो सकती थी। लेकिन इसके साथ ही अब आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर भी हो सकती है। और इसने क्या किया कि जो दायरा था उस दायरे का विस्तार कर दिया। पहले जो चीजें न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आती थी वो चीजें न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गई। जैसे अनुच्छेद 74(2) में यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। मतलब कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह है, मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायालय में नहीं जांची जाएगी, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बम्बई केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा को स्वीकार कर दिया कि अगर मंत्रिपरिषद ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की तो हम उसके आधारों की क्या है, जांच करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम सीधे सिफारिश की भले ही जांच न करें, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के जो आधार हैं उन आधारों की क्या है, जांच करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 74(2) पहला यहां पर यह हो गया। दूसरा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन करके 31B और अनुसूची 9 जोड़ी गई। 31B का कुल मिलाकर सारांश यह है कि कुछ अधिनियम और विनियम जो नवी अनुसूची में डाले जाएंगे वो किसी भी तरह से न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं होंगे। तो नॉर्मली हम मानते थे कि नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। ठीक है, 31B का कम से कम यही उद्देश्य है। 31B व नवी अनुसूची, ये नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये बात जो है हम नॉर्मली क्या समझ रहे थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोहिनोवाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नवी अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है क्या नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, हो सकती है। तो यहां पर बच्चों आईआर
कोहिलो वाद 2007, इसमें नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा क्या हो सकती है। फिर इसी तरह से आप देखें कि जो दल बदल है उसके मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन किहोतो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दल बदल व 10वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन बच्चों यहां पर जो किहोतो वाद था, किहोतो केस जो था 1993 में, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया। ठीक है, इसी तरह से संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। 368 में यह जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन मिनर्वा बिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक घोषित कर दिया। चौथा पॉइंट, 368 के तहत संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। यह 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन मिनर्वा बिल के केस में इसको भी पलट दिया गया। इसलिए जहां जहां हमारे संविधान में रुकावट थी कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, वहां वहां उस रुकावट को क्या है बच्चों दूर कर दिया गया। ये बम्बई वाद 1993, IR कोहिलो वाद 2007 जो नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, दल बदल व 10वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है किहोतो वाद, और 368 के तहत संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के से संबंधित है यहाँ मिनर्वा बिल का वाद। इसके साथ ही और भी मामले थे, जैसे राज्यपालों के हटाने के मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, बीबी संगल की स्वीकार हो सकती है। तो यह है बच्चों न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत और दायरे का क्या किया गया, विस्तार कर दिया गया। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मतलब आपको कुल मिलाकर निचोड़ ये बताना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी क्या है विकसित किए गए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, ये किताबों में ये चीज गायब है, और इसी को लिखने से आपका आंसर पूरा होगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत और दायरे का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया है। जहां न्यायिक समीक्षा पहले नहीं हो सकती थी या जहां न्यायिक समीक्षा होने से मना किया गया था, उसको क्या है अब मान लिया गया। ये नोट करिए आप लोगों ने बच्चों। आगे बढ़ो बच्चों। ओके, अब बच्चों यहां पर भारतीय संविधान का विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में जो विकास हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग देखेंगे। अब यहां पर बच्चों सबसे पहले भारत के संविधान में आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत था, ये केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, दूसरा संवैधानिक नैतिकता का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है नाथ फाउंडेशन वाद 2009 और सबरीमला वाद 2014 के द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया। ये 2018 का केस है। सबरीमला वाद का नाम है इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन वाद। ये सब हमारे संविधान में बच्चों नहीं था। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरा क्रीमी लेयर का सिद्धांत, ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसको मंडल केस कहते हैं, 1992 में प्रतिपादित किया गया। फिर इसी तरह से कोलेजियम की अवधारणा, ये भी हमारे संविधान में नहीं थी। कोलेजियम की अवधारणा जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अधिकार एसोसिएशन 1993 के मामले में कोलेजियम की अवधारणा प्रतिपादित की गई। ठीक है, नवी अनुसूची की समीक्षा, IR
कोहिलो मत 2007 में प्रतिपादित की गई। ये न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का विकास है, मतलब नई कसौटियां आ गई कि हम न्यायिक समीक्षा करेंगे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर। जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म की समीक्षा आप किसी क्राइटेरिया पर करते हैं, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई नए क्राइटेरिया भी डेवलप कर दिए। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यह बात आज आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, कोलेजियम की अवधारणा, नवीन सूची की समीक्षा, ये सब हमारे संविधान में नहीं थी। ठीक है, ये है बच्चों न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है ये टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जब ये टॉपिक आप समझ आएंगे तो आप न्यायिक सक्रियता से डिफरेंशिएट भी समझ पाएंगे। जैसे बीपीएससी ने पूछा कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अपेक्षाकृत नई अवधारणा है, तो उसको आप समझ पाएंगे। क्लियर है बच्चों?